अकाउंट्स और उसके बाद जो है आज जो है ऑडिटिंग करने वाले हैं। ऑडिटिंग का पूरा एमसीक्यूज करने वाला है। देखिए बेसिकली क्या था ना, हमने पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से शुरू किया था, ठीक है, उसके बाद मतलब ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से, फिर उसके बाद अकाउंटिंग पढ़ा हमने, उसके बाद देखो उसका टैक्स था, तो टैक्स तो अभी क्लास चल ही रहा है, तो टैक्स क्लास चलने के साथ साथ क्या अब हम लोग अभी तो उसका एमसीक्यू नहीं करेंगे, उसका एमसीक्यू टैक्स का कंप्लीट होने के बाद कर लेंगे, है ना। तो उसके बाद जो था वो था ऑडिटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह का जो था प्रैक्टिकल। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जब प्रैक्टिकल सीख लेंगे तो उसका एमसीक्यू करेंगे, तो उसको उन दोनों को छोड़ने के बाद जो बचता है वो है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का आज एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद फिर मैनेजमेंट का शुरू करेंगे और एक एक करके टॉपिक वाइज जो है पूरा एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे, हड़वाने की जरूरत नहीं है ना जी। तो अब शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, क्लास में, और देखेंगे क्या सर आज की जो एमसीक्यूज है ऑडिटिंग की उससे रिलेटेड। ऑडिटिंग का क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो ऑलरेडी यहाँ 32 लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, वो सारा कम आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए मोर देन सफिशिएंट है, तो आप उसको जाके देखिएगा। 18वां या 17वां लेक्चर होगा जो ऑडिटिंग का मैंने कराया है, वो अगर आपने देख लिया तो फिर इस क्लास को लगाइएगा तो आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको इसकी एश्योरिटी देता हूं। चलिए हाँ, और क्या उसके साथ साथ सारे लोग जो पूछते रहते हैं भैया आपका जो है वो नोट्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप क्लासेस फ्री में देते हैं, पैसा तो ले नहीं रहे, तो भैया जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाय NWB, वहां पे आप ज्वाइन करिए। ऑलरेडी 100 लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके बदले में बस आपको क्या करना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, तो आपको कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मिल जाएगा वहां से। प्लस अगर आपको फिर भी लगता है कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आ रही है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं अधिकतर आपको क्या है इस यहाँ पे आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। क्या कर रहे हैं हम लोग, एमसीक्यू ऑन ऑडिटिंग। चलिए आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ते हैं, आइए जी। कह रहा था टर्म ऑडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड, किससे आया, लैटिन वर्ड से आया, और उस ऑडिट का क्या मतलब है, कह रहा है ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या है, ऑडायर उसको बोलते हैं कि अधेयर बोलते हैं कि एडिहियर बोलते हैं, या नन ऑफ दीज में से कोई नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, कोई नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो होगा क्या, उसको बोलते हैं ऑडायर, जिसका मतलब होता है मूव करना, टू मूव, है ना। तो ऑडायर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है, उससे ही वो वर्ड आया है क्या, ऑडिट। बात समझ में आई जी सर। तो पहला क्या हो गया, ऑडिट, सॉरी ऑडायर। उसके बाद कह रहा है दूसरा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को, कि द मैनेजमेंट टेक्स सो मेनी डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ, बोल रहा है ऑडिटिंग में मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारा डिसीजंस लेता है, किस बेसिस पर, प्रबंधन बहुत से निर्णय किसके आधार पर लेता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, लेखांकन विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण, बैंक स्टेटमेंट बैंक विवरण, या आपका नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट के बेस पर तो लेता है, बैंक स्टेटमेंट के बेस पर लेता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट दोनों का सारा विवरण कहां आपको मिल जाएगा, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल जाएगा, वित्तीय विवरण में मिल जाएगा, जिसको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट हम लोग कहते हैं। बात समझ में आई बात। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है बहुत सारा डिसीजन लेता है, किसके बेस पर लेता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर, जहां ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट मिलता है। ठीक है जी, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बोला, ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी एसेंशियल एंड सच ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट्स कैन बी एश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ एन, बोल रहा भाई साहब एक बार मैं चलो हिंदी में आपको पढ़ के बता देता हूं। कह रहा वित्तीय विवरणों की प्रामाणिकता बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रामाणिकता बहुत आवश्यक है, और खातों की ऐसी प्रामाणिकता को एक की सहायता से सुनिश्चित किया जा सकता है, और वो एक कौन है, वो पूछ रहा है कि वो एक कौन है, क्या वो इंटरनल ऑडिट है जिसको आंतरिक लेखा परीक्षा बोलते हैं, क्या वो परफॉर्मेंस ऑडिट है जिसको निष्पादन लेखा परीक्षा बोलते हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट ऑडिट है जिसको स्वतंत्र लेखा परीक्षा बोलते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव है। तो भाई साहब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कोई भी ऑडिटिंग जब कराता है तो
तो ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑडिट करता है, स्वतंत्र ऑडिट करता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑडिटर जो रहेगा वो डिपेंडेंट रहेगा किसी पे तो वो गलत ऑडिटिंग कर देगा। मतलब ऑडिटिंग ऑलरेडी क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, और यहां अगर डिपेंडेंट रहा तो पक्षपात हो जाएगा। इसी वजह से आंसर क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा। बात समझ में आ रही है जी सर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, ये थर्ड का आंसर हो गया जी, इंडिपेंडेंट ऑडिट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहां चलते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, आइएगा जी। कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कह रहा है? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद सपोर्टिंग वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स in order to detect and prevent error and fraud is the main function of, किसका है बताओ? चलो मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूं, फिर आप क्या करना, आप देना मुझे, ये है ना जवाब देना, दोगे ना जी सर? चलिए तो क्या कह रहा है, त्रुटि और धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकने के लिए सहायक वाउचर और दस्तावेजों के साथ खातों की पुस्तकों की जांच करना इसका मुख्य कार्य है। किसका? कौन सा? क्या अकाउंटेंट का ऐसा काम है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैनेजमेंट का काम है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कंपनी डायरेक्टर का काम है? नहीं। ये काम सिर्फ और सिर्फ किसका है? ऑडिटिंग का। किसका काम है? ऑडिटिंग का। क्या काम है भैया ऑडिटिंग का, बताइए सर? ऑडिटिंग का काम ये है कि जो भी गलतियां हैं, ठीक है, आपके अकाउंटिंग में, वहां पे जितना अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें उस धोखाधड़ी, उस त्रुटि को आपको फाइंड आउट करके निकालना। और ये काम कौन करता है? इसी के लिए अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर। कौन अपॉइंट किया जाता है? ऑडिटर। बात समझ में आई जी सर? आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर? आइए देखते हैं। कह रहा है इन द केस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, क्या कह रहा है? इन द केस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सेट टू बी ट्रू एंड फेयर व्हेन दे आर फ्री ऑफ, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है वित्तीय लेखा परीक्षा के मामले में वित्तीय विवरणों का एक सेट सत्य और निष्पक्ष माना जाता है जब वे स्वतंत्र होते हैं। तो किससे स्वतंत्र होते हैं? सवाल है ना कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू और फेयर बोलेंगे, लेकिन कब? जब वो क्या एरर फ्री होगा, क्या वो फ्रॉड होगा, क्या वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। मतलब त्रुटि नहीं होगा, त्रुटि से फ्री होगा, या धोखाधड़ी होगा, या महत्वपूर्ण गलत बयानी होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया कोई भी चीज जब त्रुटि से फ्री हो जाए, मतलब एरर फ्री हो जाए, तो भैया हम ये मान लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है और फेयर है। मतलब कोई गलती ना हो तो ये मान लेते हैं। और इसी के लिए ऑडिटर क्या करता है? 4 तरीके की रिपोर्ट बनाता है। कौन कौन सी रिपोर्ट बनाता है? आइए थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। तो आंसर क्या एरर होगा? अब 4 तरीके की रिपोर्ट ऑडिटर बनाता है। क्यों ऑडिटर 4 तरह की रिपोर्ट बनाता है? कि भैया क्या उसने कोई गलती करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? क्या उसने साल भर में धोखाधड़ी किया है? कुछ ऐसा फ्रॉड तो नहीं किया? वो सारे चीजों को पता करने के लिए ऑडिटर ऑडिटिंग करता है। और ऑडिटिंग करने के बाद वो 4 तरीके का रिपोर्ट बनाता है। पहला जो रिपोर्ट बनता है उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अब सब नाम सुन के लग रहा है अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब किस चीज में अनक्वालिफाइड? एरर में अनक्वालिफाइड, कि उसके जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटिंग करने पर एक ऑडिटर को कोई भी गलती नहीं मिलती है तो वो बनाता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट सबसे बेस्ट रिपोर्ट होती है। उसके बाद दूसरा जो रिपोर्ट बनाता है उसको कहते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट वैसा रिपोर्ट होता है जब ऑडिटर को थोड़ी बहुत गलतियां मिल जाती है। और तीसरा इसके बाद रिपोर्ट जो मिलता है वो मिलता है डिस्क्लेमर ओपिनियन। डिस्क्लेमर ओपिनियन ऐसा ओपिनियन होता है जहां ऑडिटर को बहुत सारी गलती मिल जाती है तो वो उस पर अपना कोई ओपिनियन देना नहीं चाहता, बोलता भैया तुम अपना चीज अपने पास रखो, हमको कोई मतलब नहीं है।
और चौथा जो रिपोर्ट बनता है जिसको एडवर्स रिपोर्ट बोलते हैं, एडवर्स रिपोर्ट मतलब उसने पूरे तरीके से फ्रॉड ही करा है, वो फालतू है, बेकार है ना, वैसा रिपोर्ट, तो उसको बोलते हैं एडवर्स रिपोर्ट। तो 4 तरीके की रिपोर्ट बनाता है और यही ऑडिट रिपोर्ट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चला जाए। जी सर बिल्कुल चला जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। ठीक है जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा है ना, केबीसी खेले। जी सर, कह रहा है ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट दैट अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर गैप एंड प्रेजेंट्स अ, बताना। ठीक है, क्या बोला कि लेखा परीक्षक को यह रिपोर्ट करनी होगी कि खाते गैप के अनुसार तैयार किए गए हैं और एक डैश प्रस्तुत करना होगा। सबसे पहले गैप का फुल फॉर्म सर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसके अनुसार सारी चीजें, सारा अकाउंटिंग करी जाती है। ये बात तो आप लोगों को पता होगा, जो कॉमर्स से हैं तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, तो ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाता है इसको गैप के अनुसार ही बनाता है, गैप की चीजों को ध्यान में रखता है। तो बोल रहा है कि उसको प्रेजेंट करना होगा किस बेसिस पर, क्या करेक्ट व्यू ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, व्यवसाय संचालन का सही दृष्टिकोण को देखते हुए, क्या ये सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवसाय संचालन का सही दृष्टिकोण उसके हिसाब से प्रॉफिट कमाना भी हो सकता है ना भाई साहब। ऑडिटर को व्यवसाय संचालन का सही दृष्टिकोण के लिए नहीं बनाया जाता है ना ऑडिटर, वो उसके किसके लिए होता है, वो एकदम सही हो, सच्चा हो, सही तरीके से किया जाए उसके लिए होता है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऑथेंटिक व्यू ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, मतलब व्यवसाय संचालन का प्रमाणिक दृष्टिकोण, कि व्यवसाय हम मतलब चला रहे हैं उसका कोई प्रमाणिक दृष्टिकोण है। उससे क्या मतलब है, इसको अब चलाए ना चलाए उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये भी गलत। तो अब तीसरा क्या, तीसरा बोल रहा है ए और बी अब ऐसा है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं। जब दोनों का दोनों नहीं है तो ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस। मतलब देखो ये बोल रहा है ना कि सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्यवसाय का संचालन जो कर रहे हो सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण से होना चाहिए, सच्चा, ट्रू एंड फेयर ये होना चाहिए, ना कि करेक्ट और ऑथेंटिक होना चाहिए। बात समझ में आया? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी। अब 7 नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस का देखते हैं। क्या है, जनरली एन ऑडिटर नीड्स टू रिलीज द रिपोर्ट अप टू, बोल रहा है एक ऑडिटर को जनरली, एक ऑडिटर को चाहिए, जरूरत है कि भैया वो अपना रिपोर्ट जो है वो रिलीज कर दे। कब तक? एक स्पेसिफाइड टाइम में, मतलब एक निर्दिष्ट समय रेखा पर। ठीक है, आमतौर पर एक ऑडिटर को रिपोर्ट जारी करने की आवश्यकता होती है। कब तक? एक निर्दिष्ट समय रेखा पर, या एक स्पेसिफाइड टाइम लाइन पर, या अनस्पेसिफाइड टाइम लाइन पर, जिसको हम लोग बोलते हैं अनिर्दिष्ट समय रेखा, या इनफिनाइट टाइम लाइन होता है, अनंत समय रेखा होती है, या एंड ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, अगली रेखा की अवधि का अंत तक। नहीं, कभी भी जब ऑडिटर ऑडिटिंग करेगा तो उसके पास एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होगा और उसी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में ऑडिटिंग करके उसको रिपोर्ट बना के देनी होगी। बात समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये, देखो ये सारी चीजें आपको क्लास में बता रखा है मैंने, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। कह रहा था ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दी। तो ऑडिट ओपिनियन किस पे बेस्ड होता है जी, बताइएगा किस पे होता है? अब कह रहा है ऑडिट राय द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है। एक बात बताओ, कंपनी किसकी? मैनेजमेंट का, हेड वही होते हैं जी। क्या एम्प्लॉय की कंपनी है? क्या गवर्नमेंट की कंपनी है? नहीं, कंपनी मैनेजमेंट की होती है, हमेशा मैनेजमेंट ही चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चलाते हैं उसको। तो ओपिनियन भी कौन देगा और किसके बेस पर होगा? सर मैनेजमेंट जो कहेगा। अब मैनेजमेंट जैसा ये करेगा उसी बेस पर ऑडिटर ऑडिट करके अपनी ओपिनियन देगा। बात सही है जी। तो आंसर क्या होगा? ना एम्प्लॉय ना गवर्नमेंट, मैनेजमेंट। आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन ही सारी आपको क्या करेगा, जानकारी देगा और उस जानकारी के बेस पर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट करेगा। बात समझ में आया जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्या कह रहा है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो भैया पहले मुझे बताइए इंटरनल ऑडिट से क्या समझते हैं आप? सर इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि जब कोई
अब कंपनी अपनी स्वेच्छा से एम्प्लॉय के तौर पर किसी ऑडिटर को रखती है, जरूरी नहीं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी हो सकता है जिसको नॉलेज हो ऑडिट की, जिसको अकाउंट्स का नॉलेज हो, वो उसको रखता है सैलरी पर, ठीक है, ताकि कंपनी का ऑडिटिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिटर कहते हैं, ठीक है सर। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जो कंपनी से किसी भी तरीके से लिंक में कभी नहीं रहा है, जो फर्स्ट टाइम किसी अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है उसके साथ गया और उससे वो ऑडिटिंग करा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटर। बात समझ में आ गई जी सर। अब आइए, तो क्या बोल रहा है कि कौन सा इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य नहीं है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। आइए तो पहला देखते हैं, कह रहा है टू कीप द प्रॉपर कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये तो काम है इंटरनल ऑडिटर का कि पूरा का पूरा कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल रखना। इंटरनल आंतरिक है तो भैया अंदर वाला काम तो करेगा ही। टू इवेल्युएट द अकाउंटिंग सिस्टम, इसी के लिए तो उसको रखा गया है कि देख लो अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम बाहर वाला ऑडिटर से जब ऑडिट कराएं, एक्सटर्नल ऑडिटर आए तो दिक्कत ना हो। टू रिपोर्ट द ऑनर एंड द आउटसाइडर्स, देखो यार ऑनर को तो कर सकते हो, आउटसाइडर को करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये चीज जो है वो इंटरनल ऑडिट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। डी क्या है, कह रहा टू अवॉइड द इंटरनल चेक सिस्टम, हाँ इंटरनल चेक करता है तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर। मतलब हिंदी पढ़ दूं, व्यवसाय की गतिविधियों पर उचित नियंत्रण रखना, ये तो काम है। लेखांकन प्रणाली का मूल्यांकन करना, ये भी काम है। मालिक और बाहरी लोगों को रिपोर्ट करना, भैया मालिक को रिपोर्ट करो ठीक है, बाहरी लोग काय के लिए बे हैं, चलो तो ये नहीं होगा। आंतरिक जांच प्रणाली का मूल्यांकन, ये बिल्कुल है, तो आंसर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। आइए, कह रहा है इंटरनल ऑडिट इज एन इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कंडक्टेड बाय दी। आंतरिक ऑडिट द्वारा संचालित व्यवसाय संचालन का मूल्यांकन और विश्लेषण है। किसका है भाई, बताओ। इंटरनल ऑडिट किसके लिए है भैया, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि इंटरनल ऑडिट क्या है, इवैल्यूएशन है और एनालिसिस है बिजनेस ऑपरेशन का। किसके द्वारा, तो क्या अकाउंटिंग स्टाफ के द्वारा, बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट के द्वारा, बिल्कुल नहीं। इंटरनल ऑडिट स्टाफ के द्वारा, बिल्कुल सही। जब इंटरनल ऑडिट करना है तो इंटरनल ऑडिट स्टाफ ही करेगा उसका इवैल्यूएशन और एनालिसिस। एक्सटर्नल ऑडिट स्टाफ तो ये बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि लेखा कर्मचारी नहीं करेगा भाई, प्रबंधन नहीं करेगा भाई, आंतरिक लेखा कर्मचारी जो है वही इसका काम करेगा। मतलब आंसर यही होगा ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। जी सर बिल्कुल चलिए। क्या रहा क्या, द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू इवेल्युएट द, क्या कर रहा है इसका इवेल्युएट करने का पर्पस क्या है, इंटरनल ऑडिट को इवेल्युएट करने का पर्पस क्या होता है, यही ना कि हमारा जो सिस्टम है अकाउंट्स का वो सही रहे। तो क्या होगा, अकाउंटिंग सिस्टम के लिए इसको इवेल्युएट किया जाता है कि जो सारा अकाउंटिंग का सिस्टम है वो सही तरीके से इवेल्युएट हो पाए और हम एक्सटर्नल ऑडिटर जब आए तो उसको सारा चीज सही तरीके से मिल जाए। नहीं, इंटरनल ऑडिट सिस्टम के लिए नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए नहीं है और स्टैट्यूटरी ऑडिट सिस्टम के लिए नहीं है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलें। जी सर आइए, क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज टू हेल्प एन, आंतरिक ऑडिट का उद्देश्य होता है मदद करने का। किसका मदद करने का, देखो जब भी कोई एक ऑडिटर मतलब कंपनी इंटरनल ऑडिट कराती है, इंटरनल ऑडिटर रखती है ना, तो उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है कि मेरा सारा जो ट्रांजैक्शन है, मेरा सारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो सही तरीके से रहे। अब ये सारा काम क्यों कराती है, ताकि जब एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट ऑडिट हो तो उस वक्त में क्या हो, उसको सारा चीज सही मिल जाए और हमको जो रिपोर्ट मिले ऑडिटर का वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मिले, जो मैंने अभी ऊपर बताया। बात समझ आओ, कोई गलती ना मिले। तो इसीलिए इंटरनल ऑडिट यानी कि आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं होगा, एक्सटर्नल ऑडिट ये भी नहीं होगा, प्रबंधन लेखा परीक्षा यानी मैनेजमेंट ऑडिट भी नहीं होगा। ये सही है, क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिट या स्वतंत्र लेखा परीक्षा। इस स्वतंत्र लेखा परीक्षा जो होता है ना, जिसको इंटरनल क्या बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट ऑडिट कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑडिट को हेल्प करने के लिए ही इंटरनल ऑडिट कराया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलें। जी सर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट दैट इज स्टार्ट व्हेन, कब, जब, एक बात ध्यान दीजिए, कह रहा है लिमिटेशन पर मतलब आंतरिक ऑडिट की सीमा यह है कि यह कब शुरू होता है, कब शुरू होता है आंतरिक ऑडिट, जब त्रुटियों का पता चलता है, त्रुटियों का पता चलने के बाद इंटरनल ऑडिट करते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं। त्रुटियां संदिग्ध हो, सस्पेक्टेड हो, एरर रिमेन्स अनडिटेक्टेड, अगर त्रुटियों का पता नहीं चल पाता है, नहीं, जब टोटल अकाउंटिंग एंड हो जाता है, जब अकाउंट्स का काम खत्म, तो फिर जो है वो इंटरनल ऑडिट स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आया? जी सर। तो अकाउंटिंग एंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 चले। जी सर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? द कॉस्ट ऑडिट इज यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ डैश एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। क्या बोल रहा है? लागत लेखा परीक्षा दुर्लभ संसाधनों डैश और उचित उपयोग उद्देश्य से उपयोगी है। क्या इंक्रीजिंग प्रॉफिट? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए ये नहीं होता है। रिड्यूसिंग कॉस्ट, सर कॉस्ट रिडक्शन तो है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, तो ये भी नहीं। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, इसके लिए जो है हम यूटिलाइजेशन करते हैं और कॉस्ट ऑडिट कराते हैं। तो कॉस्ट ऑडिट होने का पर्पस यही है कि कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर पाएं और कॉस्ट का कैसे रिडक्शन कर पाएं। मतलब लाभ में वृद्धि भी नहीं, कम लागत कम करना भी नहीं, लागत नियंत्रण और लागत में कमी, ये दोनों काम जो है वो कॉस्ट ऑडिट का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। देखिएगा, कह रहा है डैश is an examination of operations records and books of account of the insurance company। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का ऑपरेशंस रिकॉर्ड्स और बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे तो उसको क्या इंटरनल ऑडिट कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आंतरिक लेखा परीक्षा तो नहीं होगा। एक्सटर्नल ऑडिट होगा, बाहरी ऑडिट नहीं। इंश्योरेंस ऑडिट यही तो होगा, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ऑडिट, ठीक है, इसको इंश्योरेंस ऑडिट कहेंगे। टैक्स ऑडिट भी नहीं होगा। बात समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस ऑडिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्या कह रहा है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द डैश टू ऑडिट द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो भैया ये तो बात मैंने पढ़ा रखा है कि किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी तरह के गवर्नमेंट को ऑडिट करने का काम जो है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का होता है, यानी कि डी नंबर। ना ही एक्सटर्नल का होता है, ना सेक्रेटरियल का, ना गवर्नमेंट का। बाहरी सचिवीय लेखा परीक्षक और सरकार से, ये तीनों का नहीं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का ये काम होता है। बात समझ में आया? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 चले। जी सर, आइए क्या कह रहा है? वाइल फ्रेमिंग एन ऑडिट प्लान, auditor should ascertain his dash cast by various legislation on him। क्या बोल रहा है? ध्यान से समझिएगा कि ऑडिट योजना बनाते समय ऑडिटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न कानूनों के द्वारा उस पर क्या प्रभाव डाला गया। डैश, कौन सा प्रभाव डाला गया? बताइए कि जब कोई ऑडिट का प्लान कर रहा हो तो क्या क्या इसमें ये दिया गया है। क्या उस पर लिमिटेशंस लगाना चाहिए? बताइए, क्या उस पे लिमिटेशंस लगाते नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ड्यूटी और ऑब्लिगेशन? देखो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन तो देखना चाहिए, लेकिन प्लान करते वक्त नहीं। वो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन पता होना चाहिए ऑडिटर को कि क्या उसकी ड्यूटी और क्या उसके ऑब्लिगेशन है। राइट्स और पावर भी उसको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लिए नहीं, प्लान करने के टाइम में नहीं। प्लान करने के, ऑडिट फ्रेम करने के टाइम में, ऑडिट प्लान करने के टाइम में वो ऑडिटर को यह निश्चित करना चाहिए कि उसका टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट कितने देर के लिए और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यार भैया तुम जॉब करने जा रहे हो, तुमको पता होना चाहिए ना कि तुम कब कितना दिन के लिए हो, कि क्या क्या काम है तुम्हारा। तो वही ये भी कह रहा है कि सीमाएं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्तव्य और दायित्व से भी नहीं चाहिए, राइट्स अधिकार और शक्तियां भी नहीं चाहिए। इसको पता होनी चाहिए ऑडिट प्लान करने के टाइम में कि नियुक्ति की शर्तें और जिम्मेदारियां क्या क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। कह रहा है ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट डैश सर्व्स द पर्पस ऑफ ऑडिट रिकॉर्ड विच में बी यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। क्या बोल रहा है कि ऑडिट को पूरा होने पर डैश ऑडिट रिकॉर्ड के उद्देश्य को पूरा करता है जो भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? ऑडिट प्रोग्राम। देखिएगा जी, ऑडिट का जो मेनली काम होता है ना,
वो अंकित चंद है ना। तो जब ऑडिट करता है, ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा कि भैया कैसे ऑडिटिंग करना है, और उसी प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए ताकि वो अच्छे से यूज करे उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। आइए देखते हैं मैं ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एन ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल्ड प्लान द ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड। क्या कह रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक डिटेल प्लान है ऑफ किसका, ऑडिटिंग का, जिसको हमको परफॉर्म करना है फ्यूचर में, and specifying the procedures to be followed in the verification of each item। और किसको स्पेसिफाई करना है कि प्रोसीजर्स, हर आइटम जो है वो सही है, वेरिफिकेशन करना है कि वेरीफाई करना है कि वो आइटम सही है या नहीं है, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जो एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड दिया गया है उसके अंतर्गत। तो ये ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं इसको, जो प्लानिंग करता है और वेरिफिकेशन करता है और क्या उसी स्पेसिफाइड टाइम के दौरान काम कर के कंप्लीट कर देता है। तो उसको बोलते हैं क्या, लेखा परीक्षा कार्यक्रम या ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट वर्क पेपर्स भी नहीं होगा, ऑडिट प्लान और ऑडिट नोट्स ये नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 19 में। सर आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, क्या दिक्कत है इसमें। कह रहा है डैश इज एन आउटलाइन ऑफ हाउ द ऑडिट इज टू बी डन, who is to do and what work and within what time। तो भैया इसको ही तो कहते हैं क्या, इसको भी तो ऑडिट प्रोग्राम ही कहते हैं। नहीं देखो ये तो है, क्या कह रहा है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक आउटलाइन है कि हाउ ऑडिट कैसे करना है, कौन करेगा और क्या काम होगा और कितने समय में होगा, यही तो, इसी को तो कहते हैं क्या, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट स्ट्रैटेजी नहीं होगा, ऑडिट प्लान नहीं होगा, ऑडिट मेथड नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑडिट प्रोग्राम। यानी कि लेखा परीक्षा क्या बोलते हैं, कार्यक्रम, योजना नहीं, ऑडिट रणनीति नहीं, ऑडिट के तरीके नहीं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लेखा परीक्षा कार्यक्रम। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्या बोल रहा है, ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा होगा सर, ऑडिटर के द्वारा कि ऑडिटर का क्लाइंट के द्वारा कि ऑडिटर का असिस्टेंट के द्वारा कि ऑडिटर और उसके ऑडिट असिस्टेंट के द्वारा। देखिए जी, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, मैंने आपको पहले बोला था ना कि ऑडिटर कोई भी काम करेगा तो वो इंडिपेंडेंट होकर करेगा, एक्सटर्नल, इंटरनल की बात नहीं कर रहा मैं। ऑडिटर नाम आ गया मतलब एक्सटर्नल, इंटरनल में इंटरनल ऐड होगा हमेशा। तो ऑडिटर जो होगा वो इंडिपेंडेंट होता है, तो वो किसी का सहायता नहीं लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो करेगा वो ऑडिटर ही होगा जो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। कह रहा है ऑडिट कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो सिर्फ लेखा परीक्षक जो है यानी कि ऑडिटर जो है उसके द्वारा यह तैयार किया जाता है। उसके बाद ग्राहक का कोई रोल नहीं, लेखा परीक्षा में सहायक का कोई रोल नहीं, लेखा परीक्षक और उसके सहायक, तो उसके इसका तो है लेकिन सहायक का कोई रोल नहीं, तो इसीलिए लेखा परीक्षक आंसर इसका होगा, यानी ऑडिटर इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आई जी सर। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है द ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, किसके लिए, ऑडिटर बोल रहा है कि अंकेक्षण को पर्याप्त उचित साक्ष्य प्राप्त करना होगा। क्या है भाई, क्यों प्राप्त साक्ष्य प्राप्त करेगा या एविडेंस प्राप्त करेगा, किसके लिए, फॉर्म हिज ओपिनियन, अपना ओपिनियन देने के लिए, है ना, क्योंकि मेंशन हिज ओपिनियन, अपना ओपिनियन मेंशन करने के लिए, या फिर सब्सटेंट यानी कि उनकी राय को पुष्टि करने के लिए, या कंफर्म हिज ओपिनियन, उसकी राय को पुष्टि करने के लिए। देखिए सब्सटेंट और कंफर्म तो दोनों एक ही चीज है ना, है कि नहीं जी। तो उनकी राय का उल्लेख करने के लिए भी बोला और सबसे पहला बोला उनकी राय बनाने के लिए। तो भैया ऑडिटर जो भी काम करता है ना, जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या करता है, कलेक्ट करता है या ऑब्टेन करता है, उसका एक ही पर्पस होता है कि ओपिनियन बनाने के लिए। ओपिनियन मतलब रिपोर्ट बनाने के लिए, उसको ओपिनियन भी कहा जाता है। 4 तरह की रिपोर्ट बनाता है ना, तो वो रिपोर्ट बनाने के लिए अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, है ना जी। तो ये 4 तरीके की रिपोर्ट बनाने की काम का बात है, इसलिए क्या करता है, अपनी ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। कह रहा है 22 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आइए देखिए, कह रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू मेंटेन, क्या मेंटेन करना है भैया, डैश ऑफ द क्लाइंट इंफॉर्मेशन, बोल रहा है ग्राहक की जानकारी को बनाए रखना ऑडिटर का कर्तव्य है। कौन सा, क्या, कौन सी जानकारी भैया, क्या एक्यूरेसी की बात कर रहा है, सटीकता की, नहीं। क्या फॉलोअप की बात कर रहा है, अनुवर्ती कार्रवाई की, नहीं। बात ये कर रहा है सीक्रेसी की, किसकी बात कर रहा है, सीक्रेसी की, कि एक ऑडिटर को उसके द्वारा ऑडिट किए गए सारा चीजों का सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए, रहस्य होना चाहिए, किसी भी कंपनी के बारे में गोपनीयता बरकरार रखनी चाहिए। सो आंसर इज सीक्रेसी, दैट इज गोपनीयता। बात समझ में आया, डी से सीक्रेसी। चलिए बी, ये सी होगा, सॉरी, तो सी कर लीजिएगा, ठीक है, सीक्रेसी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, आइए। एन ऑडिटर में फंक्शन एज, ऑडिटर फंक्शन का काम क्या भैया, ऑडिटर का बताइएगा क्या है। ऑडिटर क्या एम्प्लॉय होता है? बिल्कुल भी नहीं सर, ऑडिटर कभी भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। अगर वो इंटरनल ऑडिटर है तो एम्प्लॉय होगा, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर है, अगर वो सिंगल, भाई साहब कोई भी रिलेशन ऑडिटर का होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो ऑडिटिंग नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया है कि कभी भी कोई भी रिलेशन, मौसा, काका, चाचा, फूफा, कोई भी रिलेशन हो, इवन एक दिन भी काम किया हो, कोई भी चीज किया हो, तो वो ऑडिटिंग नहीं कर सकता है उस कंपनी का। बात ध्यान में रखिएगा। तो एम्प्लॉय तो होना दूर की बात है। तो क्या होगा, ऑडिटर जो होगा उस काम करेगा इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, यानी स्वतंत्र पेशेवर के तौर पर वो काम करेगा। एन एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं होगा। एक कर्मचारी या देखो एक बात बता, सॉरी, एक मिनट। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है ना, ये तो बात बिल्कुल सही है, एम्प्लॉय नहीं होगा, ठीक है। ओ थोड़ा सा इसमें चेंजेस की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों चेंजेस की जरूरत है। मैं यहां पूछा कि एक लेखा कर्मचारी के रूप में कार्य कर सकता है ना, कि कौन कार्य कर सकता है, तो भैया यहां ऑडिटर बोला। अगर सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर बोलता तो हम क्या करते, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बोलते, लेकिन यहां ऑडिटर बोल दिया तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ जाते हैं, आते कि नहीं आते जी। तो अब यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो आंसर होगा, या वो एम्प्लॉय के तौर पर भी काम कर सकता है या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के तौर पर भी काम कर सकता है। अगर यहीं पे एंड लिख दिया होता, सिर्फ और की जगह एंड लिखा होता, तो सीधा सीधी हम इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल लगा देते, थर्ड नंबर ऑप्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि और लिखा है, या बोल दिया, या मतलब एक एम्प्लॉय या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, तो दोनों काम ये कर सकता है। अगर एम्प्लॉय बन गया, बोलते हैं ना जी, गवर्नमेंट वाला जो क्या बोलते हैं इसको, कंपनी होती है, वहां पे भी तो ऑडिटर होते हैं, तो वो तो एम्प्लॉय की तरह काम करता है ना। तो इसलिए एक एम्प्लॉय भी बन सकता है और एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल भी बन सकता है, मतलब अपना ऑफिस खोल के और वहां से भी ऑडिटिंग वो कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस्टेक, मैंने इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल देख के थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया मैं, है ना। तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल तो कर ही सकता है, इसके साथ साथ वो एक एम्प्लॉय की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है, एक अपना ऑडिटर बन के काम कर सकता है। अगर वो इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय, सॉरी क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय के तौर पर किसी फर्म में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में टाइम लूंगा। मान लो ए लिमिटेड कंपनी है और यहां ये जो है काम कर रहा है ऑडिटर के तौर पर, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय है, कंडीशन हर जगह होते हैं ना, ये एम्प्लॉय है और काम कर रहा है ए लिमिटेड कंपनी में ऑडिटर के तौर पर, तो ये किसी भी तरीके से किसी अदर कंपनी की ऑडिटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंटली बात करें, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है तो वो भैया एक जगह पे काम कर सकता है, दो जगह पे काम कर सकता है, ऐसा टर्म एंड कंडीशन है, मैंने पढ़ा है, उसको देख लीजिएगा। जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है वो जाके काम कर सकता है, लेकिन अगर किसी कंपनी का कर्मचारी ऑडिटर है तो वो कहीं किसी अदर कंपनी में काम नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर बोल रहा हूं कि जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है या एम्प्लॉय है, दोनों ऑडिटर के तौर पे काम कर सकता है। काम क्यों नहीं कर सकता है? ऑडिटर के तौर पे काम कर सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉय वाला ऑडिटर है ना, ध्यान रखना मेरी बात, कि जो एम्प्लॉय वाला ऑडिटर है वो किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऑडिटर का काम नहीं कर सकता, सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकता है। इंटरनल ऑडिटर पे, एक्सटर्नल ऑडिटर पे काम नहीं कर सकता। बात समझ में आया जी सर? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। आइए, कह रहा था फर्स्ट डायरेक्टर आर अपॉइंटेड विद डैश ऑफ द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो बोल रहा है जो पहला डायरेक्टर है, यानी पहले निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की तारीख से की जाती है। कब? तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी का, उसके कितने महीने के बाद फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं? तो वो 1 महीने के अंदर। फर्स्ट डायरेक्टर, ऑडिटर्स कर लेना यार इसको, फर्स्ट ऑडिटर, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ऑडिटर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑडिटर्स, फर्स्ट ऑडिटर ना। तो 1 महीने के अंदर पहला ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए क्या कह रहा है देखिएगा नेक्स्ट।
द फर्स्ट ऑडिटर सो अपॉइंटेड शेल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन। ये बात भी सही है कि अगर पहला ऑडिटर अपॉइंट कर लिया गया तो भैया वो कितने दिन तक आपका ऑफिस में काम करेगा? तो भैया वो कब तक काम करेगा? जब तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ना हो जाए। जब तक वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ना हो जाए तब तक के लिए वो अपॉइंट कर लिया जाता है। ये बात मैंने पूरा का पूरा डिटेल पढ़ाया है कि ऑडिटर क्या है, कैसे है। वो ऑडिटिंग वाले क्लास में जाके देखिएगा, आपको वहां समझ में आ जाएगा। वही पूरा डिटेल टाइम लग जाएगा उसको बताने में। तो इसलिए बात ये समझिएगा कि पहला ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाता है कब तक? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, यानी कि पहली वार्षिक आम बैठक में इसको वहां तक अपॉइंट कर लिया जाता है। मतलब अगर आज कंपनी स्टार्ट हुई, एक साल के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होता है तो वो एक साल तक के लिए अपॉइंटमेंट पहला ऑडिटर का होता है। बात समझ में आया? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, in the case of board of director fails to appoint the first auditor within 1 month of its corporation dash may appoint the first auditor। क्या बोल रहा है? यदि निदेशक मंडल अपने निगमन से 1 महीने के भीतर पहले लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने में विफल रहता है तो डैश पहले लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। कब कर सकता है? जब वो चेयरमैन हो कंपनी का? नहीं, बोल रहा है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गया, ठीक है, तो कब अपॉइंट करेगा? तो सबसे पहले ये चेयरमैन ऑफ द कंपनी गया, मैनेजिंग डायरेक्टर भी फेल हो गया तो कंपनी कर सकता है जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है। तो क्या होगा? कंपनी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं जब वो फेल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड ऑडिटर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। कौन जो है वो ऑडिटर्स हो सकता है लिमिटेड कंपनी का? बात बताइए, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में है वो हो सकता है? बिल्कुल सर, यही तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में हो वही जो है वो आपका अपॉइंटेड ऑडिटर हो सकता है किसी भी लिमिटेड कंपनी के लिए। बाकी कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं होगा, कंपनी सेक्रेटरी नहीं होगा। बात समझ में आया? जी सर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? देखिएगा, कह रहा है ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी द अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इफ ही इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ। देखो अभी जो मैं बता रहा था वो आ गया। क्या कह रहा, ध्यान समझना। यदि कोई व्यक्ति कंपनी के रोजगार में है, कंपनी के रोजगार में मतलब किसी कंपनी में ऑडिटर ऑलरेडी है, तो वह कंपनी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर वो किसी कंपनी का ऑफिसर है या किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, कुछ भी है, तो किसी और कंपनी में जाके वो ऑडिटिंग का काम नहीं कर सकता। यानी कि ए और बी दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ए एंड बी बोथ दोनों जो है वो किसी भी कंपनी में ऑडिटिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है अगर वो किसी अदर कंपनी में ऑलरेडी ऑडिटर का काम कर रहा है या ऑफिसर है या एम्प्लॉय है। ठीक है जी। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। कह रहा है द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल हैव अ राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू द बुक्स अकाउंट्स एंड वॉचर्स ऑफ द कंपनी वेदर केप्ट एट। कहां रखा जाए? बोल रहा है किसी कंपनी के लेखा परीक्षक को कंपनी की पुस्तकों, खातों और वाउचरों, चाहे वे रखे गए हो या हर समय पहुंच गया हो, का अधिकार होगा। तो बोल रहा है भैया ऑडिटर को कहीं भी रखा गया हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी ऑफिस में हो, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो, हेड ऑफिस में हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, कहीं भी हो, उसको अधिकार है कि वो सारा डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, चेक कर सकता है। तो आंसर इज डी, एनीवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। द ऑडिटर्स हैव राइट टू अटेंड, क्या बोर्ड मीटिंग? नहीं सर, बोर्ड मीटिंग क्यों अटेंड करेगा वो? ऑडिटर्स बोर्ड मीटिंग नहीं करेगा तो पहले तो गलत। एनुअल जनरल मीटिंग बिल्कुल कर सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बिल्कुल कर सकता है, एनी जनरल मीटिंग बिल्कुल कर सकता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एनुअल जनरल मीटिंग एनी जनरल मीटिंग के अंदर आ जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एनी जनरल मीटिंग। बात समझ आया? तो आंसर क्या होगा? एनी जनरल मीटिंग। कोई भी सामान्य बैठक में वो हिस्सा ले सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। कह रहा है वेयर द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस आर ऑडिटेड बाय पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर, द कंपनीज ऑडिटर क्या होगा?
shall have right of access, shall not have right of access, shall be required to access, shall not be required to access बोल रहा है। जहां किसी शाखा कार्यालय के खातों की ऑडिट कंपनी के ऑडिटर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो कंपनी का ऑडिटर क्या करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इंटरनल ऑडिटर है ना जी, तो वो सारा चीज देख रहा है ना, बिल्कुल देख रहा है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस करने का क्यों नहीं एक्सेस मिलेगा? इंटरनल वाला को जब एक्सटर्नल कर रहा है ठीक है, लेकिन इंटरनल भी तो सब काम किया ना, तो उसको एक्सेस होगा, यानी कि पहुंच का अधिकार होगा। shall have a right of access। और क्वेश्चन नंबर 32, the auditor shall have a right to receive क्या? फॉर ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट बोल रहा है ऑडिटर को क्या मिलने का अधिकार है, क्या रिसीव कर सकता है वो? तो भैया क्या रिम्यूनरेशन ही एक ऐसा चीज है, यानी कि पारिश्रमिक पैसा ही है, जो काम करने के बदले पैसा मिलता है वही वो रिसीव कर सकता है। उसके बाद ना उसको कमीशन का अधिकार है, ना रिवॉर्ड ना अवार्ड, ये सारा चीज कुछ भी नहीं ले सकता है वो। हालांकि नालायक लोग लेते हैं, लेकिन ऐसा लीगल नहीं है। तो सिर्फ पारिश्रमिक के अलावा कुछ उसको लेने का अधिकार नहीं है, मतलब पैसा काम करो और पैसा लेके बनते चलो, ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा रेम्यूनरेशन। चलिए, तो ये हो गया ऑडिटिंग का क्वेश्चन खत्म। मुझे उम्मीद है कि ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जैसे लास्ट क्लास में एक बच्चे ने बताया कि सर अकाउंट्स का 11th का सी मैंने बोल दिया था और वहां आंसर बी होता, तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसे बताता है, तो आप भी बताइएगा अगर कोई गड़बड़ी होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।